सही है, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना, ये शॉर्ट बुक है और यही चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ये छोटा सा हिस्सा दिखाऊं ना, तो आप इस छोटे से हिस्से को लेके आप ये पूरी चीज इमेजिन नहीं कर सकते। जो है आपका डेंजर जोन है, वाई स्टेशन है, वहां पर टीचर बैठे हैं। तो एक स्टूडेंट आया, उसका एक ये था वाई स्टेशन, सही है। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता है रेस्टिंग स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेडिकल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुश्ताक और आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर MBBS गाइडलाइंस के ऊपर बात करूंगा। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने इस गाइडलाइंस को हमने डिवाइड किया है कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और आपके क्या रिसोर्सेज आपके MBBS में मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मॉड्यूलर सिस्टम की। तो मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर आपके दो एग्जाम्स होते हैं, एक आपका मॉड्यूल एग्जाम होता है और दूसरा आपका एनुअल एग्जाम होता है। अब ये चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ना यार मॉड्यूल की परसेंटेज कितनी होती है, क्या मॉड्यूल वाकई काउंट करते हैं, क्या मॉड्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मॉड्यूल्स में इतना पढ़ना शुरू कर दें कि हम सारा कंटेंट अपना खत्म करके हम मॉड्यूल्स के अंदर ही चीते हो जाएं बिल्कुल और साल के एंड में बस रिवीजन करें। सही है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो मॉड्यूलर सिस्टम इस टाइम पे 20% आपके एग्जाम के अंदर काउंट होता है और एनुअल सिस्टम आपके 80% काउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेशन के ऊपर बात करें छोटी सी, और कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या किया है कि ना आपने एनुअल एग्जाम दिया और आपने मॉड्यूलर एग्जाम नहीं दिया, सही है। तो अब मॉड्यूल के आपकी कितनी परसेंटेज बनी, मॉड्यूल का आपका स्कोर हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका हो गया 0। अब प्लस करके हमने 80% काउंट करना है एनुअल का। अब फॉर एग्जांपल आपने एनुअल में किया 50 स्कोर आउट ऑफ 100, तो आपका जो टोटल परसेंटेज होगी, तो मैं 50 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, सही है, 0.8 से। अगर देखा जाए हम 0.8 से इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 40। तो हमने इस चीज़ को देखा कि ना आपका 40 टोटल स्कोर बनेगा, सही है। तो आपको कितना स्कोर करना था पास होने के लिए 50। तो यहाँ पर पता लगता है कि मॉड्यूल्स की बहुत अहमियत होती है और मॉड्यूल्स देना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें कि जिनकी वजह से बंदा मॉड्यूल देने से रुक सकता है, वहाँ पर अटेंडेंस आती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि ना वो अटेंडेंस बहुत मैटर करती है, वहाँ पर 75% 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और उस अटेंडेंस की वजह से अगर आपकी पूरी ना हो तो आपका मॉड्यूल रुक सकता है। और आपके मॉड्यूल के रुकने की वजह से आप ये जो 20% है ना, ये आप खो देते हो। आपके इस खोने की वजह से ये जो आप 50 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो एनुअल के अंदर, फिर भी आप पास नहीं हो पाते हो। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मैं इसके अंदर मॉड्यूल्स के अंदर मैंने 75 स्कोर किया, फाइनल एग्जाम्स के अंदर एनुअल एग्जाम के अंदर 75 मैंने स्कोर किया, उसका मैंने निकाला 0.8 कि 75 का 0.8 क्या होता है, सही है। और हमने जब देखा कि ना भाई ये इसको यहाँ पर तो 0 ही मिला हुआ था, सही है, तब भी इसकी जो ओवरऑल क्या बोलते हैं परसेंटेज होगी वो बहुत कम होगी। तो इससे ये पता लगता है कि मॉड्यूल्स अफेक्ट करते हैं आपकी GPA को भी, सही है। तो इससे ये पता लगता है कि ना एक बंदा जो कि मॉड्यूल नहीं देता है और मॉड्यूल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्या बोलते हैं मॉड्यूल के अंदर स्कोर नहीं कर पाते हैं, सही है। और क्या होता है फाइनल एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेप करके आते हैं, वो बोलते हैं हमने 75-80 मार्क्स स्कोर किया है, फिर पता लगता है कि ना यार उनकी GPA उस तरह की नहीं बनी। तो पता लगता है कि ना भाई मॉड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सही है, और मॉड्यूल बहुत ज़रूरी थे किसी हद तक। अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस कहां पर है, GPA के ऊपर। अब क्या मॉड्यूल देना वाकई जरूरी है? अगर मॉड्यूल में नहीं दे पाया तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिर्फ क्या मार्जिन तोड़ना है, सही है, आपको एटलीस्ट 65 स्कोर करना है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 आपने 65 स्कोर किया तो आपका एग्रीगेट कितना हो जाएगा 50। तो इस चीज से आपको ये पता लगता है कि ना यार नहीं, मुझे जो है ना, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो ये जो वैल्यू आएगी हम इसमें ऐड करेंगे मॉड्यूल्स की वैल्यू को। तो आपने मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई हम किस तरीके से कराएंगे 0.8, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.2 से, इससे आप अपना एग्रीगेट खुद निकाल सकते हो। तो आपका टोटल जो एग्रीगेट होगा उसी से आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, उसी से आपका स्कोर काउंट होता है, उसी से आपकी GPA बनती है, सही है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब एग्जाम पैटर्न के ऊपर आप देखें तो आपके पास एक एग्जाम होता है थ्योरी, दूसरा एग्जाम होता है वाइवा। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर सिस्टम में ये होता था कि ना फॉर एग्जाम्पल आपने थ्योरी एग्जाम फेल किया, सही है, तो आपको सिर्फ थ्योरी एग्जाम देना होता था। एनुअल सिस्टम में ये है कि ना आपको थ्योरी एग्जाम फेल किया हो या वाइवा एग्जाम फेल किया हो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थ्योरी एग्जाम वाइवा एग्जाम होता क्या है। तो होता ये, फॉर एग्जांपल आपके पास मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर हम बात कर लेते हैं, आपके पास फाउंडेशन है, ब्लड है, लोकोमोटर है, CVS है, रेस्पिरेटरी है, सारे मॉड्यूल्स आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद हैं। अब हर मॉड्यूल का एक थ्योरी एग्जाम एक वाइवा एग्जाम, सही है, ये दोनों होंगे
और उसके अंदर ये होगा कि ना अगर फॉर एग्जांपल आप थ्योरी एग्जाम फेल करते हो तो आपको वाइवा एग्जाम साथ देना है, सही है। आप वाइवा एग्जाम फेल करते हो आपको थ्योरी साथ देना है। तो ये चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी है कि एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपको थ्योरी फेल करो वाइवा फेल करो, आपको दोनों देना है, सही है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं थ्योरी एग्जाम में होता क्या है। थ्योरी एग्जाम बेसिक सा एक BCQs टाइप का एग्जाम है जिसके अंदर बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपके कुछ CBLs होते हैं। CBLs क्या होते हैं? केस बेस्ड लर्निंग। इसमें CBLs में फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे या 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एक केस होगा, उस केस के अंदर एक पेशेंट है, वो पेशेंट आपके पास उस केस लिखा हुआ है कि ना भाई एक पेशेंट आया ER के अंदर, वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में था, उसकी कुछ और चीज़ें थी और वो डिहाइड्रेटेड था। तो आप उस चीज़ के ऊपर देखकर इलेक्ट्रोलाइट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप pH के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे एनाइन गैप के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं ना। तो आपको बायोकेमिस्ट्री का रोल इसके अंदर आ जाएगा, फिजियोलॉजी का रोल आ जाएगा, जो कि एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनके केसेस आते हैं और 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसी चीज से रिलेटेड होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। दूसरे आपके पास क्वेश्चन होते हैं ऑस्पी। ऑस्पी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि लोग कंफ्यूज करते हैं ऑस्पी को ऑस्की से। ऑस्पी डिफरेंट है, ऑस्की डिफरेंट है। अब ऑस्पी के अंदर जो सीन है वो ये है कि ऑस्पी में पिक्चर्स होती हैं। पिक्चर्स कैसे? फॉर एग्जांपल के आपके पास एक केस आया, उस केस के अंदर लिखा होता ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोटिक की एक पिक्चर है जो कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन की जो आपको बेसिस में मिलेगी, और या क्या नाम है आप देखेंगे उसको, देखेंगे बिल्कुल पोरस बोन होती है। वो एक आइडेंटिटी है उस स्पेसिफिक डिजीज़ की और वो आपको पता होनी चाहिए एज अ डॉक्टर। वो आपको पढ़ाते भी हैं। आप अगर क्या नाम है क्लासेस अटेंड करें या फिर आपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी लिए हों या फिर आप वीडियो सीरीज देख रहे हो या फिर आप बुक देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, आपको वो बोन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है, तो उसकी पिक्चर होगी, उससे रिलेटेड 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इसको बोलते हैं ऑस्पी। दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें ये होता है वो एक रैंडम क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, कोई एक छोटा सा केस भी हो सकता है, उससे एक क्वेश्चन हो सकता है। रैंडम क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल कि भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं, ये नीचे 5 से लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये भी लिखा होगा कि अच्छा आप ये बताएं कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं, एसेंशियल विटामिन्स कौन से हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ है वाइवा। वाइवा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बता दूँ चलूँ कि वाइवा के अंदर क्या होता है कि ना एक चेन टाइप की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर ये मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ, सही है, ये एक स्टूडेंट है, सही है, एक बॉक्स एक स्टूडेंट है, एक स्टेशन है, सही है। अब क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें ग्रीन जो है वो आपका रेस्टिंग स्टेशन है, सही है, रेड जो है आपका डेंजर जोन है, वाइवा स्टेशन है, वहाँ पर टीचर बैठे हैं। तो एक स्टूडेंट आया, उसका एक ये था वाइवा स्टेशन, सही है। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता है रेस्टिंग स्टेशन, सही है। अब क्या होता है, 2 रेस्टिंग स्टेशन भी हो सकते हैं, 3 रेस्टिंग स्टेशन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, सही है। और एक आपका होगा फिर डेंजर स्टेशन या वाइवा स्टेशन जहाँ पर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगेन यहाँ पर रेस्टिंग स्टेशन है, चलो 2 रेस्टिंग स्टेशन यहाँ पर कर देते हैं। रेस्टिंग स्टेशन की अहमियत क्या है? रेस्टिंग स्टेशन में ये होता है, कभी कभी ये होता है कि ना वहाँ पर एक स्लाइड पड़ी होती है, वहाँ पर एक नोट पड़ा होता है। तो रेस्टिंग स्टेशन हमेशा रेस्ट के लिए नहीं होता है, वहाँ पर भी केस होगा जिस केस के बारे में आगे डिस्कशन होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग ब्लड मॉड्यूल पढ़ रहे हैं अभी, तो हाइपर सेंसिटिविटी एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल नहीं एक टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में ये क्या चीज़ होती है, वो एक केस दिया होगा कि ना भाई एक पेशेंट आया और उसकी हिस्ट्री है कि ना वो क्या नाम है डस्ट एलर्जी है उसको और इस तरह की चीज़ है, एकदम से उसको अटैक आया, सांस रुकना शुरू हो गई, तो फ़ौरन आप सोचोगे कि ना भाई इसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। अब उसको जब एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो आप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर सोचोगे, तो ये केस होगा और उस केस के बारे में डिस्कशन होगी आगे वाले स्टेशन पर। तो ये बेसिकली आपके स्टेशन इस तरीके से होते हैं। दूसरा आपके पास है ऑस्पी, फिर आपके पास है केसेस। ऑस्पी के अगेन पिक्चर्स। अब रेस्टिंग स्टेशन में तो पता इसी तरीके से इन्हीं रेस्टिंग स्टेशन पे एक पिक्चर भी हो सकती है, अगेन वो बोन की हो सकती है, कार्टिलेज की हो सकती है, उसके बारे में आपसे पता लगेगा। फिर आपके पास आते हैं केसेस। केसेस क्या है? यही जो मैंने आपको बताया, एलर्जिक रिएक्शन है, ये है वो है, लेकिन उसी जगह पर वो आपसे पूछेगा कि ना भाई बच्चा ये बताओ कि ना भाई ये क्या नाम है, ये केस है, आप बताओ क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू। अच्छा लोकोमोटर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर बोन रखी होती है और वो पूछते हैं कि ना इसके लैंडमार्क्स बताओ। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मतलब कि ना आ भी सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर इट, और उस चीज़ को आप करें। अब जैसा कि आपने देखा, हमने बात कर ली थ्योरी एग्जाम की, वाइवा एग्जाम की, और आपके दिल में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ये सब छोड़ो सब्जेक्ट्स बताओ। तो सब्जेक्ट्स अब मैं आपको बताऊंगा। तो सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास है एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्मा, बिहेवियरल साइंसेज, कम्युनिटी मेडिसिन। अब लेकिन आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं, ग्रीन डॉट्स लगे हुए हैं, अगेन रेड इज़ डेंजर, ग्रीन जो है वो थोड़ी सी आसान ही, मतलब कि ना हाँ सिंपल सिंपल आप कर लोगे ना।
इन सब्जेक्ट्स की हर मॉड्यूल की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके। एनाटमी को हमने डिवाइड किया हुआ है एम्ब्रियो में, हिस्टो में और ग्रोथ एनाटमी में। इसी तरीके से फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फार्मा है, बिहेवियरल साइंसेज और कम्युनिटी मेडिसिन है। अब जब आपको पता लग जाता है सब्जेक्ट्स क्या है, आपको पता लग जाता है मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एनुअल एग्जाम्स क्या होते हैं, अटेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी परसेंटेज है, थ्योरी और वाइवा एग्जाम्स क्या होते हैं, रेस्टिंग सेशंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता लग गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये सब छोड़ो, ये बताओ पढ़ना है कैसे। पढ़ना ऐसे है कि आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपने यूज़ करना है। उसके अंदर आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं, लॉन्ग बुक्स और शॉर्ट बुक्स आती हैं, आपके पास पास्ट पेपर्स आते हैं और यूट्यूब पर डिफरेंट मटीरियल आता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनको खुद एक्सप्लोर भी करना है। सही है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। एनाटमी के लिए कुछ और वेबसाइट्स हैं, फिजियोलॉजी के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, वहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। उन आर्टिकल्स को आप यूज़ कर सकते हो। रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट रिसर्च वेबसाइट का। आपने लॉन्ग बुक उठाई, शॉर्ट बुक उठाई, आपको पता होना चाहिए लॉन्ग बुक क्या होती है, शॉर्ट बुक क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई शॉर्ट बुक जो है वो आसान है और लॉन्ग बुक जो है वो मुश्किल है। सही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो लॉन्ग बुक है, सही है, वो आपकी मेन बुक होती है। सही है, उस बुक में वो नॉलेज आपको मिलती है जो कि आपको शॉर्ट बुक पे नहीं मिलती है। लेकिन एंड टाइम पे आप चीज़ें भूल जाते हो, उसके लिए होती है शॉर्ट बुक्स। शॉर्ट बुक्स होती है रिपीटेशंस के लिए। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन का मतलब ये होता है आप मेमोराइजेशन के लिए। आप लॉन्ग बुक के ऊपर एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री होगी उस चीज़ की, सही है, जो कि पढ़ना ज़रूरी है। आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे बताओगे। सही है, आपको पीछे से बहुत घुमा फिरा के, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक पॉइंट है, सही है, और इस पॉइंट के पीछे ये पूरी एक बैकग्राउंड नॉलेज है। सही है, ये आपको बताना ज़रूरी है। सही है, लेकिन इस चीज़ से अगर मैं ये एक छोटा सा हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर लूँ, सही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना, ये शॉर्ट बुक है। इतना बड़ा समंदर है, सही, उस समंदर का ये छोटा सा हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, वो आपको ये शॉर्ट बुक्स बताती हैं। सही है, जैसे मैंने ये जो हिस्सा बताया था, ये हमने इधर अगर निकालें तो फिर ये शॉर्ट बुक बताती है। लेकिन मसला ये है, अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूंगा ना, सही है, आपको ये चीज़ दिखा दूं और मैं आपसे ये पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। और असल चीज़ ये होती है जब आप आगे जाओगे, अपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल में जाओगे और आपको पता लगेगा भाई ये तो कुछ डेप्थ में मैं गया ही नहीं, मैंने उठा के शॉर्ट बुक यूज़ कर ली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ना भाई ये लॉन्ग बुक और शॉर्ट बुक का फ़र्क भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बात करते हैं हम लोग पास्ट पेपर्स के बारे में। पास्ट पेपर्स जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट होते हैं, सही है, और कुछ के रिपीट होते हैं, कुछ के नहीं रिपीट होते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि पास्ट पेपर्स आप ये मत सोचें कि ये रिपीट होंगे। सही है, मैं पास्ट पेपर्स की बात कर रहा हूँ, रिपीट हो या ना हो, पास्ट पेपर्स करना ज़रूरी है। पास्ट पेपर्स करने से क्या होगा, पास्ट पेपर्स करने से ये होगा कि आपकी होगी प्रैक्टिस। सही है, पास्ट पेपर्स आप बार बार करें, आपको अंदाज़ा होगा पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। वरना फिर आप जो है ना, आप ढूंढते रहोगे यार मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। पास्ट पेपर्स करने से आपको एक्चुअल पेपर का आइडिया होता है कि ना भाई उसमें क्या आता है। दूसरी चीज़ यूट्यूब बहुत बड़ी लर्निंग रिसोर्स है आज के ज़माने में ना। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ना यूट्यूब के अलावा कुछ वीडियोज़ होती हैं जो कि जिनकी सब्सक्रिप्शन होती हैं। सही है, और ये बहुत सारे, जब आप फॉर एग्जांपल उसके अंदर आएंगे, सही है, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्ट करेंगे अपने सीनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपको पता चलेगा कि ना बहुत सारी वो वीडियोस देखते हैं कि ना यार वो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उनके पास आपको मिलेंगी, या तो उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ली होगी और वो सारी चीज़ें घूम फिर के जो है ना दोबारा इस वेबसाइट पर आ जाती हैं। तो अब ये होता है कि ना ये जो वीडियोज़ होती है ना, सही है, ये वीडियोज़ वेबसाइट्स पर भी होती हैं, इनकी कुछ ऐप्स भी होती हैं। सही है, लेकिन ये आपको मिलती कहाँ से, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। सही है, ये आपको आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको इनके बारे में गाइड करते हैं। और ये पूरी ओवरऑल जो रिसोर्सेज है ना, वो समझ लो कि ना जो MBBS है या डेंटिस्ट्री है या फिर मेडिकल फील्ड है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी है या फिर कोई भी ऐसी फील्ड है, उसकी स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सरे, CT स्कैन्स और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एनाटमी की वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको 3D मॉडल मिल जाता है जिसके अंदर आप मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो अब बात ये आती है कि अब क्या किया जाए। तो अब ये सारी चीज़ें
अगर आपको समझ में आई हो, सही है, आपको ये समझ में आ गया हो कि मॉड्यूल एग्जाम्स क्या होते हैं, एनुअल एग्जाम्स क्या होते हैं, थ्योरी क्या होता है, वाइवा क्या होता है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, रेस्टिंग स्टेशंस और ऑस्की और ऑस्पी, ये सारी चीज़ें, वेबसाइट्स, लॉन्ग बुक। देखिए वेबसाइट्स हम आपको बताएंगे, हम आपको लॉन्ग बुक शॉर्ट बुक्स भी बताएंगे, हम आपको पास्ट पेपर्स के बारे में बताएंगे, यूट्यूब के बारे में बताएंगे, उसके बाद दूसरी वीडियोज़ और ऐप्स के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना सारा कंटेंट हम लोग कवर नहीं कर सकते इस वीडियो के अंदर। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है, एक MBBS के जो एक बच्चा स्टार्ट करता है उसके लिए एक ओवरव्यू है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सही है, और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस और बननी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, XME मेडिकल, और अपने रिव्यूज़ और सजेशंस, ज़रूरी नहीं है कि ना आप हमें सजेस्ट कर रहे हो या फिर रिव्यूज़ दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ना हम इन वीडियोस को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी हमें बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।